नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों आज हम बात करते हैं घटना चक्र, जो निरंतर बुक आती है, अभी करंट अफेयर्स की है, मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों ये लगभग 15-20 दिन पहले आ चुकी है किताब। हमको ध्यान ये रखना है कि घटना चक्र ये किताब है, तो इसमें से हमें अपने परीक्षा से ओरिएंटेड हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है उसको हमें इससे मतलब निचोड़ निकालना है। ये किताब है, इसमें बहुत डाटा दिया हुआ है, हमारे सब डाटा काम का नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे अच्छा है कि हम उसमें से अपने काम की चीज़ें निकालें जो हमारी परीक्षा के लिए दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। इसमें हमें ध्यान रखना है कि अब सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट कब से आ रही है, प्रकाशित होकर, तो 1987 से ये लगातार प्रकाशित हो रही है। फिर दोस्तों इसमें अगला पॉइंट याद ये रखना है कि इसको जारी किसने करा है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा ये जारी की गई है। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने साल के बाद ये जारी करी जाती है? ये 2 वर्ष पर ये जारी की जाती है, 2 वर्ष के अंतराल पर। तो पहली चीज़। फिर हम देखते हैं इसमें कि इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इसके दिए हुए। सबसे पहला फैक्ट ये है कि भौगोलिक क्षेत्र यानी कि ISFR रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण 71.53 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि पूरे क्षेत्रफल का 21.76% बैठता है। तो हमको ये याद रखना है, 21.76 मतलब परसेंटेज बैठता है। अब दूसरी चीज़ हमको याद ये रखना है कि अब हम इसमें वृक्षावरण शामिल कर लें तो ये परसेंटेज कितनी हो जाएगी। जब वृक्षावरण इसमें हम शामिल कर लेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगी 25.17%, यानी कि 82.74 मिलियन हेक्टेयर हमने वृक्षावरण की इसमें वृद्धि दोस्तों कर ली है। तो हमको ये ध्यान रखना है। फिर उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 1/3 भाग पर यानी कि 33% क्षेत्र पर, यानी कि जो कि 66.76% क्षेत्र जो कि पहाड़ी है क्षेत्र है उन पे होना आवश्यक है। तो दोस्तों ये याद रखना है। फिर ये कह रहे हैं कि 2021 और 2023 के बीच जो हमने वृद्धि करी है, 2021 से 2023 की जो रिपोर्ट आई है उसमें जो वृद्धि करी है वो हमने करी है 156.41 वर्ग किलोमीटर की बराबर की वृद्धि की है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगर इसको हम परसेंटेज में करते हैं तो 3.41% ये आता है कुल वृक्षावरण। अब हम देखते हैं अगली बात। ये कह रहे हैं ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2013 पहाड़ी जिलों में वनावरण में 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि करी गई है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर कह रहे हैं पूर्वी उत्तरी राज्यों में जो देश के कुल वनावरण में लगभग 1/4 का योगदान करते हैं, विगत आकलन की तुलना में 327.30 वर्ग किलोमीटर के वनावरण में कमी हुई है। ये हमको बहुत याद रखना, पूर्वोत्तर राज्यों में कमी आई है। ठीक है। फिर अगली बात कह रही है ISFR 2023 में कहा गया है कि 17 राज्य यानी कि संघीय क्षेत्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र के 33% से अधिक भाग वनाच्छेद है, यानी कि 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर 33% से ज़्यादा भाग आच्छादित है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इसमें से 8 राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिनके भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भूभाग पर वन है। बस आपको इतना याद रखना है। फिर इसको हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार अगले इन्होंने कुछ चीज़ें और दी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके हिसाब से वहाँ पर वन कितने परसेंट है। तो 7.24% मतलब वृक्षावरण लगा के ये दोस्तों बैठ रहे हैं। तो आपको ये यहाँ का एक डाटा याद रखना है। और सबसे ज़्यादा जो वन हम यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं वो 86.93% अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है वो हुई है मिजोरम में, गुजरात और ओडिशा। इसका क्रम हमको याद रखना है, मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। और सबसे ज़्यादा जो कमी आई वो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी दोस्तों। अगले क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले यानी सबसे जो उनका भौगोलिक क्षेत्रफल है उनके राज्य का, उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले मतलब राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। अगर हम देखें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता यानी कि उनकी जो क्षेत्रफल है उसके अकॉर्डिंग जो उनकी परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की, वो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की। तो क्वेश्चन किस रूप में बनेगा, तो आपको हमें सब इस तरीके से ध्यान देना है।
फिर ये कह रहे हैं कि सर्वाधिक जो वृक्षावरण करे गए हैं, वृक्षावरण मतलब जो हमने नर्सरी लगाई है, यानी कि ह्यूमन बींग्स द्वारा खुद नर्सरी लगाई गई है, तो उसमें जो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वृक्षावरण कहाँ करा है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान रखना महाराष्ट्र है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना दोस्तों रहेगी। फिर हम अगले देख रहे हैं कि विश्व में सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाए जाने वाले जो वन होते हैं उनमें मैंग्रोव वनों की स्थिति पाई जाती है। और मैंग्रोव वन जो हमारे होते हैं इनमें लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय के होते हैं, जो कि विश्व के उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमें ध्यान रखना है कि तटों के सहारे और ये पाए जाते हैं। अब 0.1% हमारे पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल के उसमें ये पाए जाते हैं। फिर हम देखते हैं भारत में सर्वाधिक यहाँ से मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर है, तो आपको दोस्तों याद रखना पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो कभी कभी सीधे सीधे मैंग्रोव से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इस मतलब फैक्ट को भी याद रखना है। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे राज्य हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में वन पाए जाते हैं, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। तो सबसे ज़्यादा हमारे वन जो पाए जाते हैं वो सोनभद्र में पाए जाते हैं, इसके बाद है लखीमपुर खीरी में, फिर मिर्जापुर में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है इन जिलों का। और सबसे कम जो पाए जाते हैं भदोही यानी संत कबीर नगर, मऊ और संभल, यहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं दोस्तों। तो हमारा उत्तर प्रदेश का यहाँ पे मतलब भी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगर हम विश्व स्तर पर देख रहे हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों सबको पाए जाते हैं रूसी संघ यानी कि रूस में, और ब्राज़ील और कनाडा। रूस, ब्राज़ील और कनाडा यहाँ सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है। फिर दोस्तों अभी चर्चे में रही है सोनमर्ग सुरंग का एक उद्घाटन हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। सोनमर्ग का अर्थ है सोने का मैदान। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा जी ने किया गया था। और इस परियोजना 2 लेन है, 2 लेन वाली द्विदिशात्मक सड़क सुरंग जो कि गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। ये समुद्र तल से, अभी तो नहीं आएगा समुद्र से कितनी ऊंची है कितनी नहीं, बस हमको ये याद रखना है कि जेड मोड़ परियोजना थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, किस किस को जोड़ रही है, गगनगीर और सोनमर्ग के बीच बनाई जा रही है दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं अगले केन बेतवा लिंक परियोजना। ये बहुत ज़्यादा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही है। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि 25 दिसंबर 2024 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा शिलान्यास किया गया था। ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना एनपीवी के तहत पहली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इस परियोजना से क्या क्या हमारे लाभ होंगे। इस परियोजना से लगभग 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है। क्योंकि अब हमें क्वेश्चन ये भी याद रखना है, क्योंकि पिछली बार उसने उत्तराखंड का एक क्वेश्चन रखा था उसमें नहर के बारे में कि ये वो गंगा नहर है जो निकली हुई वो कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर रही है। तो क्वेश्चन अब ऐसे बनने की संभावना दोस्तों रहेगी, हमको अब हल्के में नहीं लेना है। फिर इससे कितनी बिजली उत्पादन होगा, 103 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा इससे दोस्तों। अब इससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित होंगे, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन क्षेत्र और मध्य प्रदेश का तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ध्यान क्या रखना, केन बेतवा नदी लिंक जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय नदी परियोजना के तहत इसको मतलब बनाया जा रहा है। फिर एक आपने पढ़ा होगा ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। ये आपको ध्यान नहीं रखना है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, ये ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थापित की गई है। ये परियोजना मध्य उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना है। आपको ध्यान नहीं रखना है कि ये मध्य उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना है। उल्लेखनीय है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क भारत में स्थित सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क, मतलब इस समय इसको दर्जा मिल गया है दोस्तों। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि मसाली भारत का सीमावर्ती सौर गांव, ये बहुत चर्चे में रहा है, तो हमें इसको जरूर ध्यान देना है। तो आपको ध्यान ये देना है कि 2022 में मुंडेरा नाम का गांव था, जो कि पहला गांव था गुजरात का, 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित था। उसी प्रकार से मसाली भारत का सीमावर्ती सौर गांव जो कि 24 घंटे सौर ऊर्जा से आच्छादित होने वाला मतलब जिला होता है, गांव बन जाता है। तो दोस्तों में ध्यान रखना है कि भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित किया गया है। ये गांव गुजरात के बनासकांठा जिले के सुईगाम तालुका में, वो भी गुजरात का था, ये भी गुजरात का है, तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस गांव में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव घोषित
किया गया है। 119 घर है इसमें और सब में मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। तो लेकिन ये मसारी मुंडरा के पश्चात गुजरात का दूसरा गांव बन गया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा था। तो ये हमारे थे राष्ट्रीय घटना चक्र। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व स्मारक निगरानी सूची बनाई गई है। ये सबसे एक नामांकन आधारित योजना है। ये सूची 1996 से लॉन्च की जा रही है। अब ध्यान कर रखना है कि ये हर 2 वर्ष के बाद इसको मतलब बनाया जाता है। विश्व भर के व्यक्ति एवं समुदाय आधारित संगठनों द्वारा नामांकित स्थल शामिल होते हैं। दोस्तों हमें याद क्या रखना है कि इसमें ये पहला अवसर है जब विश्व स्मारक निगरानी सूची में चंद्रमा को एक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस चंद्रमा को एक स्थल का दर्जा दिया गया है। इस सूची में चंद्रमा को शामिल किया जाना पृथ्वी से बाहर मानवता के पहले कदमों की गवाही देने वाले स्थलों, कलाकृतियों को मान्यता देने और संरक्षित करने की तत्कालीन आवश्यकता की बात की गई है। अब हमें ध्यान देना है इन स्थानों में अपोलो, पहले भी इन चीज़ों को अपोलो, जैसे अपोलो 11 मिशन का लैंडिंग स्थल यानी ट्रैंक्विलिटी बेस भी शामिल किया गया है, जो सबसे अधिक ऐतिहासिक स्थलाकृतियों के साथ साथ चंद्रमा पर मानवता के पहले पदचिन्हों को संरक्षित करता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भारत के 2 स्थान है इसमें, भुज को ऐतिहासिक जल प्रणाली को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, और मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक इमारतें, इनको भी मतलब शामिल किया गया है। तो जो भुज है ये आपके गुजरात कच्छ जिले में है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मूसी नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक जो इमारतें हैं वो हैदराबाद से होकर गुजरते हुए मूसी नदी का एक समृद्ध विरासत संग्रह के रूप में यहाँ पर इसको जोड़ा गया है दोस्तों। तो ये 2 स्थल हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मरणीय तथ्य में हमें ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया है। यानी कि 21 दिसंबर को क्या घोषित किया गया है, विश्व ध्यान दिवस। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहेगी, क्योंकि ये पहला अवसर है। इसने UN यानी कि UN के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व ध्यान यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है। तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत की भूमिका इसमें क्या है, उक्त प्रस्ताव के सर्वसम्मत अनुमोदन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि भारत उस समूह में शामिल होने वाला मुख्य मतलब देश था। तो हमको ये ध्यान रखना है। अब 21 दिसंबर ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम दोस्तों इसी में देखते हैं कि इस अवसर पर मुख्य भाषण वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त भारतीय आध्यात्मिक श्री रविशंकर द्वारा दिया गया था, और इनके निर्देशन में कार्यक्रम के दौरान एक विशेष ध्यान योग सत्र भी किया गया था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये योग ध्यान जो क्षेत्र है यानी योग की जो बात करते हैं, तो तुम्हारे SDG जो गोल है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके 3 के अंतर्गत आता है। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि योगा किसके अंतर्गत आता है यानी ध्यान किसके अंतर्गत आता है, तो ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके 3 के अंतर्गत दोस्तों आता है। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। SDG 3 कहता है अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण का उद्देश्य सभी आयु वर्गों में स्वस्थ जीवन को सुरक्षित करना और कल्याण को बढ़ावा देना। इसलिए हमारे लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगली रिपोर्ट आई है, पर्सन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि पर्सन ऑफ द ईयर ये डोनाल्ड ट्रंप जी को घोषित किया गया है, जो कि अमेरिका के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचित हुए हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि वर्ष 2023 से स्थापित टाइम पत्रिका ये लगातार इसको मतलब जारी कर रही है। भारत के एकमात्र व्यक्ति थे गांधी जी, जिनको 1930 में टाइम जो पत्रिका थी उसने पर्सन ऑफ द ईयर में उनको शामिल किया था। तो हमें ध्यान रखना। बाकी अपने जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको 2 बार 2014-2016 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था, किंतु ऑनलाइन रीडिंग पोल की वजह था, यानी कि ऑनलाइन रीडिंग के आधार पर करा गया था, वैसे नहीं दोस्तों। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है। अब अगर वो पूछता है हमसे जैसे एथलीट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया था, तो दोस्तों में ध्यान रखना है कैटलिन क्लार्क, ये अमेरिका की महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। कैटलिन क्लार्क अमेरिका की, इनको पर्सन ऑफ द ईयर एथलीट घोषित किया गया है। CEO ऑफ द ईयर यानी कि अल्टमैन पिछली बार थे, तो उनको अब कौन CEO ऑफ द ईयर करा गया है, लिया सू, जो भी सेमीकंडक्टर कंपनी की AMD यानी कि CEO हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि CEO ऑफ द ईयर लिया सू यानी कि लिया सू। आइकन ऑफ द ईयर यानी कि आइकन ऑफ द ईयर कौन थे, एल्टन जॉन, ब्रिटिश गायक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अगर वो ईयर को दे दे और एकदम मतलब इनके नाम दे दे, तो आपको उसमें क्रम लगाने के लिए आपको पता है कि 24 का किसको मिला, तो आपको ध्यान रखना है कि 24 का डोनाल्ड ट्रंप को, इससे पहले किसको मिला था, टेलर स्विफ्ट के लिए मिला था, इससे पहले किसको मिला था, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया गया था, 2021 का एलन मस्क को मिला था। तो दोस्तों बस आपको यही ध्यान रखना है। ठीक है।
अब हम अगले पढ़ते हैं बर्ड ऑफ द ईयर, यानी कि कौन सा शब्द पूरे साल का शब्द बना था। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कह रही है, उसने कहा कि 2024 हेतु उन्होंने जो शब्द को मतलब चुना वो है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट यानी कि बर्ड ऑफ द ईयर किसके द्वारा, बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ब्रेन रॉट एक व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट को दर्शाती है, इनकी ब्रेन की गिरावट को ये दर्शाती है। फिर अगला है कॉलिन डिक्शनरी। कॉलिन डिक्शनरी द्वारा यानी कि ब्रेड को बर्ड ऑफ यानी ब्रेड BRAT ब्रेड को घोषित किया गया है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा मैनिफेस्ट यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मैनिफेस्टो को यानी कि मैनिफेस्ट ऑफ द ईयर को घोषित किया है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी, जो मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी है, तो उसने जो शब्द को मतलब पूरे साल का शब्द उसने चुना वो चुना है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण, बर्ड ऑफ द ईयर घोषित। तो आपको ध्यान रखना ऑक्सफोर्ड ने कौन सा शब्द चुना है, तो आपको मतलब वहाँ पे ध्यान रखना है ब्रेन रॉट है, और फिर कॉलिन डिक्शनरी का ब्रेड है, इजी याद हो जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द का मैनिफेस्ट है, ये भी याद हो जाएगा। मेरियन वेबस्टर डिक्शनरी का पोलराइजेशन है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा ही होगा दोस्तों। अब हम देखते हैं कि आर्थिक परिदृश्य में, आर्थिक परिदृश्य में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो केंद्रीय बजट 2025-26 इसकी कुछ चीज़ें हैं। तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन, कोई देश केवल उसकी मुट्ठी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से बनता है। केवल मिट्टी से देश नहीं बनता है बल्कि उसके लोगों से बनता है। तो इससे मतलब युक्ति के साथ बजट को जारी किया गया दोस्तों। अब इस बजट में सबका विकास लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों के संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया। इसमें जो संतुलित विकास की रूपरेखा तैयार की गई है, तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है का खा गा गा अंगा इस तरीके से लिखा गया है। का गरीब से मुक्ति, खा 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा की बात की गई है। बेहतरीन यानी कि गा वाला बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की बात की गई है। और घा में 100% कुशल कामगार के साथ साथ सार्थक रोजगार की भी बात की गई है दोस्तों। फिर अंगा कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं यानी कि आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें 70% महिलाएं शामिल की जाएंगी, तो इसके बारे में फिर हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। हमारे देश के फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, मतलब उनको हमें प्रमोट करना है, तो ये बात कही गई है। बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को, यानी कि इन्होंने के 4 स्तंभ हैं, गरीब है, युवा है, अन्नदाता है, इनके मतलब किसान और नारी, 4 स्तंभ हैं इनके मतलब बजट के, तो हमें ध्यान रखना है। फिर ये कह रहे हैं कि हम कृषि का विकास करेंगे, हम ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण करेंगे, हम समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलेंगे, समावेशी प्रगति और भारत में विनिर्माण बढ़ाना, और लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं उनका विकास करना, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करना, ये इनका ध्येय है। निर्यात को बढ़ावा देना और नवाचार को पोषित करना। इन परिवर्तनकारी सुधारों को अगले 5 वर्षों की अवधि के दौरान देश की विकास क्षमता तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी, इन्होंने इन चीज़ों के बारे में कहा है। अब दोस्तों हमें ध्यान नहीं रखना है, इसमें सुधार, इन्होंने कहा सुधार को ईंधन के रूप में हम यूज करेंगे, और समावेशिता को मार्गदर्शक के प्रेरणा के रूप में करेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को रखा गया, इन्होंने कहा है कि इसमें सुधार को ईंधन के रूप में, समावेशिता को मार्गदर्शक प्रेरणा के रूप में तथा विकसित भारत को लक्ष्य के रूप में हम डेवलप करेंगे, ये इनका पूरा कहने का मतलब था। और प्रथम इंजन के रूप में कृषि, इन्होंने कहा कि प्रथम इंजन की जो बात हमने करी है, जो गाड़ी रेल का जो मतलब प्रथम इंजन है, तो उसमें उन्होंने कहा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कम फसलों की बुवाई तथा औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो दोस्तों पूरे भारत के 100 जिलों को शामिल किया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर अगले कह रहे हैं कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देगी। दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। जबकि भारत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जो कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मतलब दाल उगाता है, सबसे ज़्यादा मतलब उगाने के बाद सबसे ज़्यादा मतलब आयात भी करता है, यानी कि खरीदता भी है, और सबसे ज़्यादा खपत भी भारत में है पूरे वर्ल्ड में दालों की। क्योंकि हम शाकाहारी की बात करते हैं तो शाकाहारी में सबसे पहले दाल ही आती है, तो ये इनका हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करेंगे। बिहार का मखाना सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है, इन्होंने इसको फैक्ट बताया है दोस्तों। फिर हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना, एक वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक कार्य योजना यानी कि क्रियान्वित की जाएगी दोस्तों।
तो हम इसके लिए भी काम कर रहे हैं। और पूर्वोदय के सरकार के प्रधान, जब पूर्वोदय की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब एकदम दिमाग से सोचते हैं, हम चले जाते हैं उत्तर भारत, मतलब पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत की योजना नहीं है पूर्वोदय, ये बिहार से संबंधित है। बिहार जो कि बिहार का क्षेत्र है, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की बात करता है दोस्तों। ठीक है, इसमें ये भी हमें ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसमें पढ़ते हैं कि अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की बात की गई है, यानी कि प्रयोगशाला विकसित करेंगे, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं बजट से ही क्वेश्चन और क्या बनने की संभावना रहेगी। दोस्तों बजट में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जिसमें सबसे मुख्य चीज़ है कि पैसा हम सबसे ज़्यादा व्यय किस पे कर रहे हैं और पैसा हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राप्त कहाँ से हो रहा है। तो अगर हम व्यय कर रहे हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों, तो हम कर रहे हैं करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। जो कर आते हैं, शुल्क आते हैं हमारे पास, तो केंद्र के पास आते हैं, वो राज्यों को उसमें हिस्सा देते हैं, तो उसका लगभग 100 में से 22% वो राज्यों को दे देते हैं। फिर दूसरे नंबर पर ब्याज अदायगी में हम खर्च करते हैं, जो हमारे पास पैसा है तो उसका ब्याज अदायगी में खर्च करते हैं। तीसरे नंबर पर हम करते हैं केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उस पर हम व्यय करते हैं दोस्तों। तो ये हमारे व्यय के आधार हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, दूसरी बात ब्याज अदायगी, और तीसरा जो उनका वो है टर्म, वह केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, रक्षा, प्रमुख सब्सिडी पर पूंजी पर व्यय शामिल इसमें नहीं है। रक्षा और पूंजी वाला व्यय शामिल नहीं है, क्योंकि नहीं तो बहुत हो जाएगा। फिर हम प्राप्ति की स्रोत, यानी सबसे पैसा हमें प्राप्त कहाँ से होता है, तो हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा पैसा हमें जो उधार एवं अन्य देयताएँ हम देते हैं दूसरे लोगों को, उससे हमें पैसा प्राप्त होता है, तो उससे हमारी पूर्ति होती है। और दूसरे नंबर पर हमारे क्या रख करते हैं हम, आयकर, जो इनकम टैक्स आता है उससे हमें प्राप्त होता है। फिर जीएसटी, यानी कि उधार एवं अन्य देयताएँ, फिर हमारा हो गया मतलब आयकर यानी कि इनकम टैक्स, और तीसरे नंबर पर जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। इससे हमें प्राप्ति के हमारे स्रोत हैं और वो हमारे व्यय के स्रोत थे, तो हमको ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर हम देखते हैं कि जिस समय जो योजनाएं अभी वर्तमान में चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम खर्च किस पे कर रहे हैं, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हमें ध्यान नहीं रखना है कि ये ध्यान नहीं रखना है कि जैसे मान लो रक्षा है, सड़क है, रेलवे, इन पर तो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब वो बजटीय में बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ है। अगर इसके बाद जो हमारी इसमें योजनाएं चल रही हैं वर्तमान में, उस पर सबसे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर खर्च कर रही है, क्योंकि सभी के लिए फ्री अनाज की व्यवस्था जो की गई है 2028 तक, इस पर हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं दोस्तों, तो हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि राजकोषीय घाटा 2025-26 के लिए कितना अनुमानित किया गया है, तो 4.4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं यहीं पर कि विश्व में कितनी जीडीपी की वृद्धि हुई है, यानी कि विश्व में कितनी हमने ग्रोथ करी है, तो वो करी है 2.9%। अब भारत ने करी है इसमें 6.7%, यानी कि विश्व से अगर हम तुलना करें तो भारत की जो मतलब जीडीपी है वो बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से है, तो हमको ये ध्यान रखना है। अब बजटीय समीक्षा आई थी, उसमें भारत ने जो ग्रोथ दर्ज की है वो 6.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो हमको ये ध्यान रखना है। बजटीय समीक्षा में 2024-25 में आई थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किस क्षेत्र में कितनी ग्रोथ हुई है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राथमिक कितनी हुई है, द्वितीय में कितनी, तृतीय में, ये अभी हम अगले देखते हैं। फिर देखते हैं कुछ चीज़ों में, जैसे फिर दोस्तों हमारा अगला सेक्शन शुरू होता है वैज्ञानिक परिदृश्य। वैज्ञानिक परिदृश्य में हम देखते हैं कि भार्गवास्त्र, यानी कि भार्गवास्त्र ये ड्रोन रोधी प्रणाली है, हमको याद रखना है किसने इसको विकसित किया, सोलर ग्रुप द्वारा एक बहुस्तरीय ड्रोन रोधी प्रणाली है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसको कहाँ से नाम लिया गया है, तो महाभारत में वर्णित उस विनाशकारी दिव्यास्त्र से प्रेषित है जो कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध प्रयोग किया था, कर्ण ने अर्जुन के विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया था, उसके संबंधित है दोस्तों। में ध्यान रखना है कि इसका विकास किया गया है सोलर ग्रुप की सहायक कंपनी इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मिसाइल है ये, तो ये है आपकी ड्रोन रोधी मिसाइल, ठीक है, प्रणाली है। अब हम पढ़ते हैं PSLV C60 पढ़ते हैं, स्पेंडेक्स मिशन। ये हमें ध्यान रखना है कि वर्ष 2024 में प्रक्षेपित भारत का अंतिम अंतरिक्ष मिशन था, और स्पेसडेक्स का पूर्ण रूप है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि जब ऊपर हम देखते हैं, जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो अंतरिक्ष में हमने क्या करा है कि एक उपग्रह स्थापित करके एक प्रणाली बना ली वहाँ पर, जिसमें वहाँ रहने के लिए अंतरिक्ष ग्रह हमने घर बना लिया है वहाँ पर रहने के लिए, और तो उसके लिए कैसे डंकिंग की गई है, तो इसके बारे में वहाँ पर ये मतलब पूरा एक मतलब प्रोजेक्ट था दोस्तों में, इसको भी याद अच्छे से रखना है। फिर हम बात करते हैं
सबसे लंबी स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। चीन के समयानुसार 17 दिसंबर 2024 को चीन के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबी स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 घंटे से भी अधिक लोग इसमें 9 घंटे 6 मिनट तक उन्होंने समय व्यतीत किया था, इंपॉर्टेंट है। अब इससे पहले, इससे पूर्व सबसे लंबे स्पेस वॉक का विश्व रिकॉर्ड था अमेरिका के यात्री सूसन हेलम्स और जिम बॉस के द्वारा। तो इसको इन्होंने तोड़कर, ये 8 घंटे 56 मिनट था, अब उन्होंने 9 घंटे और लगभग 6 मिनट तक इन्होंने करा। तो आपको ये ध्यान रखना, बस चीन के जो लोग हैं, इतना इंपॉर्टेंट है बस। भारत का हरित इस्पात वर्गीकरण, यानी कि भारत हरित इस्पात की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और IT कुमारस्वामी है, भारत के हरित इस्पात वर्गीकरण का अनावरण किया है। भारत हरित इस्पात के वर्गीकरण को जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की बात, गर्व की बात है। स्पष्ट है कि ग्रीन स्टील से तात्पर्य उस इस्पात से है जो पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादित किया जाता है, इसलिए हम उसको ग्रीन इस्पात दोस्तों कहते हैं। हमको ये याद रखना है। एक तुनसिल भारतीय नौसेना में शामिल है, यानी कि युद्ध पोत है तुनसिल, इसका ये इंपॉर्टेंट है। अब वो ध्यान के रखना है कि इस फ्रिगेट का आदर्श भाग, तुनसिल का जो आदर्श भाग है वो है निर्भय, अभेदव, बलशील, और इसको जारी किया गया है। अब इसमें ध्यान के रखना है कि INS तुनसिल में 26% जो हमारा प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का प्रयोग हुआ है। बाकी हमने किससे लिया है? ये हमने लिया है रूस से। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हमने रूस से लिया है, यस हमने रूस से ही लिया है, इसे रूस से ही खरीदा है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं PSLV C59 प्रोवा 3 मिशन। ये सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को बनाया गया है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवा 3 मिशन का प्रक्षेपण सफलपूर्वक किया गया था। कहाँ से किया गया? ये प्रक्षेपण है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के प्रथम लॉन्च पैड से किया गया है, यानी कि लॉन्च पैड से किया गया है दोस्तों, हमको याद रखना है। फिर अगली बात है भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य ये आपका है मध्य प्रदेश के बाघों की अनुमानित संख्या, यानी मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के 57वां बाघ अभ्यारण्य बनाया गया। किसको? रातापानी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, ये 57वां है। और आपको ध्यान रखना कि 58वां है माधव राष्ट्रीय उद्यान, वो भी मध्य प्रदेश का है। तो दोस्तों ये दोनों हमें यहाँ पर फैक्ट अच्छे से याद रखने हैं, जिससे हमारा गलत होने की संभावना न रहे। फिर हम देखते हैं स्मरणीय तत्व में राष्ट्रीय वन संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्यजीवों में से शामिल कर लिया गया है, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर दोस्तों हमारा अगला सेगमेंट आता है चर्चित व्यक्ति, यानी राष्ट्रीय व्यक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं, तो इसको ध्यान रखना है फ्रैंकी रैमुआर्डिका जेंडेंग। मिजोरम में जन्मे इस बच्चों को भारत के पहले जनरेशन बीटा का खिताब मिला है के रूप में इसको मान्यता प्रदान की गई। 1 जनवरी 2025 से लेकर 2039 तक के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। तो जनरेशन बीटा का पहले मतलब जन्म लेने वाला पहला व्यक्ति जो है बच्चा, वो उसका नाम है फ्रैंकी रैमुआर्डिका जेंडेंग, जो कि मिजोरम का बच्चा है। इतना बस इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। जनरल डॉक्टर BK सिंह को हमें ध्यान रखना है कि ये थल सेना प्रमुख थे और मिजोरम के ये अभी राज्यपाल बनाए गए हैं। B नारायण, ये जो हमारा इसरो है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? B नारायण। इंपॉर्टेंट है, 2 साल का कार्यकाल है, इन्होंने स्थान लिया एस सोमनाथन का, तो ये हमको पता होगा, सोमनाथन के बारे में तो अच्छे से पता है। हरिबाबू कमलपति, ये आपको ध्यान रखने, उड़ीसा के नए राज्यपाल बनाए गए, इससे पहले ये मिजोरम के राज्यपाल थे दोस्तों। फिर आरिफ मोहम्मद खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। भुवनेश कुमार, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यायमूर्ति B रामा सुब्रमण्यम, ये इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, इनको NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। 30 दिसंबर 2024 से उन्होंने कार्यभार अपना ग्रहण कर लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संजय मल्होत्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 26वें गवर्नर के रूप में उन्होंने शपथ ली है RBI के 11 दिसंबर 2024 के। इनका कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा और शक्तिकांत दास का उन्होंने स्थान लिया था दोस्तों। फिर अगले हमें ध्यान रखना है P जयचंद के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक का ये निधन हो गया। उन्होंने 6 दशक से अधिक लंबे समय तक करियर में तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी, तो ऐसे पूछ सकता है P चंद्रन किससे संबंधित है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख भूमिका निभाई थी उन्होंने। 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण और 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के में ये मतलब उसमें इन्होंने बहुत सहयोग दिया था दोस्तों। 1975 में पद्मश्री, 1999 में पद्म विभूषण इनको मिला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में A to Z याद रखना है, क्योंकि दोस्तों इनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन
26 दिसंबर 2024 को हो गया था। ये भारत के प्रधानमंत्री 1991 से लेकर 1996 के बीच में वित्त मंत्री रहे दोस्तों। वित्त मंत्री के सचिव भी रहते, वित्त मंत्रालय के सचिव रहते, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते, आरबीआई गवर्नर भी रहते, विश्वविद्यालय अनुदान यानी यूजीसी के भी अध्यक्ष रहे दोस्तों ये। इन्हें पद्म विभूषण मिला था, एशिया मनी अवार्ड मिला था वर्ष के वित्त मंत्री के लिए, यूरो मनी अवार्ड 1993 मिला था इनके लिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956 में ये प्राप्त कर चुके हैं। तो इनका हमें याद रखना है। फिर दोस्तों में ध्यान रखना है कि श्याम बेनेगल की मृत्यु हुई थी, ये डायरेक्टर रहे थे, और पद्मश्री से, पद्म विभूषण से और दादा साहब फाल्के इनको मिल चुके हैं दोस्तों। पद्म विभूषण और 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं जाकिर हुसैन, ये प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा खां के पुत्र थे। इन्होंने 11 वर्ष की उम्र में ही तबला बजाना शुरू कर दिया। इनको 4 ग्रैमी अवार्ड जीते थे, 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यानी कि 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण। ये इनके बारे में हमको अच्छे से याद रखना है। फिर अगली बात है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति में प्रोवोबो सुबियातो, ये 76वें गणतंत्र दिवस जो भारत का मनाया गया 26 जनवरी 2025 को, इसके ये मुख्य अतिथि रहे थे। अब ध्यान क्या रखना है, चौथे इंडोनेशियाई ये राष्ट्रपति रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फिर हम पढ़ रहे हैं एस.एम. कृष्णा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ था। इनके बारे में ध्यान ये रखना है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे थे, देश के विदेश मंत्री भी रहे थे दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे थे। ये हमारे लिए जरूर ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर अन्य राष्ट्रीय व्यक्तियों के जो निधन हुए थे। ब्रिगेडियर जनरल अमित झा, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक, सीरिया इजराइल सीमा पर शहीद हुए थे, इसलिए इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिगेडियर जनरल अमित झा, जब अभी जो युद्ध चल रहा था ये संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक के अंतर्गत मतलब शामिल थे, मतलब उसमें ब्रिगेडियर थे, सीरिया इजराइल सीमा पर शहीद हुए थे, मतलब वो दिसंबर 2024 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनामिका शर्मा को आपको ध्यान रखना है, महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा फहराया इन्होंने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर, वहाँ से डाइविंग करते हुए। निमिषा प्रिया, भारतीय नर्स, यमन की एक अदालत द्वारा इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि निमिषा प्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। काम्या कार्तिकेयन, मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 17 वर्षीय छात्रा हैं, 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की मतलब महिला बनी है, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। में ध्यान रखना है इनहा कैनावारो लुकास, ये विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बनी थी और इनकी मृत्यु अभी हुई थी 116 वर्ष, यानी कि 200 दिन से अधिक इनकी उम्र हो गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर उन्होंने इस खिताब को जीत लिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये सबसे उम्रदराज, विश्व की सबसे उम्रदराज महिला के रूप में इन्हें विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति और विश्व की सबसे उम्रदराज महिला के रूप में इनको मतलब वो मान्यता मिली है। इंपॉर्टेंट है। जिमी कार्टर, ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार के इन्हें विश्व शांति, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2002 में इन्हें नोबेल शांति का अवार्ड मिला था दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। इनकी एक किताब है बुक लास्ट संडेज इन प्लेन्स ए सेंटेनियल सेलिब्रेशन, ये इंपॉर्टेंट किताब है। ग्रैमी अवार्ड भी उनको मिला था इसी किताब के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। फिर अगले हम पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों में किन किन की नियुक्तियाँ हुई हैं। तो निकालो माधुरो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 3री बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी है। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, उच्चतम न्यायालय भारत के पूर्व न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्र की आंतरिक न्यास परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। पी कश्यप पटेल, भारतीय मूल के अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? कश्यप पी पटेल। और मतासो कांडा, ये एशियाई बैंक के 11वें अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी कि एशियाई बैंक के 11वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? मसातो कांडा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दोस्तों हम देखते हैं अन्य चर्चित व्यक्तियों में ही अशोक राज सिंगडेले, नेपाली सेना के सेनाध्यक्ष, सुप्रबल जनसेवी जनरल, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय सेना के जनरल मानद की उपाधि इनको दी गई है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये कुछ राष्ट्रीय स्तर भी चर्चे में रहे हैं, जैसे कन्याकुमारी, तो समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल यानी कि ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा, इसलिए हमको इनको ध्यान रखना है इस जगह के लिए। चेन्नई, पहला मधुमेह बायो बैंक यानी कि भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया था, 7,000 से अधिक व्यक्तियों ने इसमें हिस्सा लिया था। गीता का पाठ कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इन्होंने शामिल करवाया था दोस्तों। कर्मयोग का पाठ,
याद किया गया था। भगवत का कौन सा पार्ट था? कर्मयोग का पार्ट। क्वेश्चन आप कहीं से भी दोस्तों आ सकता है, तो हमें सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। महाकुंभ मेरा क्षेत्रवा जिला घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। ये 4 महीने के लिए सिर्फ करा गया था, ये जब से घोषित करा गया था 4 महीने के लिए ही बना था। लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिले में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन का उद्घाटन किया गया दोस्तों, तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं घुड़मा रास संयुक्त राष्ट्र पर्यटक द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर का इलाका है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यटन द्वारा इसको विकसित किया जाएगा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर स्विट्जरलैंड, आपको ध्यान रखना है इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, ज्ञान आप चेहरा नहीं ढक सकते हो। बानुयातु दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित ये देश के तट पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, इसलिए हमारे लिए इस जगह के लिए जरूर याद रखना है। दक्षिण कोरिया 179 लोगों की मृत्यु हुई थी, किसमें? विमान दुर्घटना में। हमें ये ध्यान रखना कि ये कौन सी एयरलाइंस थी, तो जेजू एयरलाइंस का विमान था ये, बैंकॉक का। से 175 यात्रियों के लिए 6 क्रू मेंबर को लेकर ये जा रहा था, तभी इसमें लोगों मतलब एक्सीडेंट हो गया, और ये दक्षिण कोरिया का विमान था, बैंकॉक के लिए जा रहा था, और जेजू एयरलाइंस का विमान था, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस तरीके से। नेपाल में जो दुर्घटना हुई थी उससे संबंधित। दक्षिण अफ्रीका इस देश में द्वारा खाद्य जनित बीमारियों द्वारा, यानी कि यहाँ पर ऐसी बीमारियाँ हुई जो खाद्य पदार्थ हैं उनसे उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका में देश के द्वारा खाद्य जनित बीमारियाँ राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया था दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्थल में कैसा बिलांका भारतीय नौसेना का पोत INS तुलिस मोरक्को के इस शहर पर पहुंचा था। कहाँ पर? कैसा बिलांका भारतीय नौसेना का पोत थे, मतलब वहाँ पहुंचा था। मोल्डोवा बहुत ध्यान रखना है आपके लिए। मोल्डोवा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश था। 104वां था अर्मेनिया, 104वां अर्मेनिया पूर्ण मतलब सदस्य बना, और 105वां है आपका मोल्डोवा, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ पुरस्कार हैं राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे पद्म पुरस्कार, ये 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री दिए गए थे, कुल 139 लोगों को मिले हैं। इसमें हमें ध्यान रखना है कि पद्म भूषण में विवेक देवराय जो कि हमारे आर्थिक सलाहकार रहे थे, इनकी मृत्यु हुई थी तो इनको मिला है। बाकी हमें ध्यान देना सुनील कुमार मोदी मरणोपरांत, इनके लिए भी मिला है दोस्तों। फिर खेल में हम देखते हैं R आसमन को मिला है, जो हमारा मिला है इनके लिए आपका पद्मश्री, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर गणतंत्र दिवस की जो कुछ झांकियाँ थी उनको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम आई थी उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये मतलब उसकी थीम थी। दूसरी थी त्रिपुरा की शाश्वत श्रद्धा, त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा, खर्ची पूजा। तीसरा स्थान था उसमें आंध्र प्रदेश की एट्टिकोप्पा बोमलू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने थे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी थी जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय की जनजातीय गौरव वर्ष, ये हमको दोस्तों याद रखना है। फिर हम देखते हैं 24वां व्यास सम्मान किसको मिला था। इसे व्यास सम्मान मिला है आपका सूर्यवाला, प्रसिद्ध लेखक का सूर्यवाला को मतलब 2024 का के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। फिर हम देखते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है। दोस्तों में ध्यान रखना है कौन सा विभाग ने दिया है इसको, तो मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा ये प्रदान किया गया है। सबसे पहला प्रथम पुरस्कार मिला है रेणु झज्जर हरियाणा की हैं दोस्तों, द्वितीय है देवेंद्र सिंह परमार और शाजापुर मध्य प्रदेश के, तृतीय स्थान मिला है सुरभि सिंह बिजनौर उत्तर प्रदेश की। इनको जरूर याद रखना है, सुरभि सिंह बिजनौर जो उत्तर प्रदेश की है। तो पहला झज्जर हरियाणा, दूसरा मतलब आपका है मध्य प्रदेश का, और तीसरा है उत्तर प्रदेश का, इसलिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमें ध्यान रखना है कि टर्नर पुरस्कार 2024 किसको मिला है, तो ये भारतीय यानी कि ग्लासगो में जन्मे भारतीय मूल के कलाकार जसलीन कौर को मिला है 2024 का। इससे पहले 1991 में अनीस कपूर को भी मिला है, ये ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है, तो हमको ध्यान रखना है कि 1991 में अनीस कपूर को मिला था, 2024 में मिला है भारतीय मूल की जसलीन कौर के लिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। अभिनेता एंड्रियन बॉडी सर्वश्रेष्ठ, हाँ इस अभिनेता कौन बने थे, तो अभिनेता हैं एंड्रियन बॉडी, फिल्म थी द ब्रूटलिस्ट। अब यही जो पिक्चर थी सर्वश्रेष्ठ पिक्चर भी रही थी, यही द ब्रूटलिस्ट, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें पायल कपाड़िया गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय निर्देशक बनी है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पायल कपाड़िया नहीं भूलना हमें। उनकी एक फिल्म थी ऑन बी इमेजिंग एज लाइट के लिए, यानी कि ऑन बी इमेजिंग एट एज लाइट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नामांकन इनको मिला है दोस्तों। पार्थ में ध्यान रखना, पार्थ क्या है, पार्थ है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड
हुनर, इसकी मतलब पूरी फुल फॉर्म है, पार्थ है, ये एप्लीकेशन है और इसकी पूरी फुल फॉर्म है पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, इसको पार्थ कहा गया। ये खेल विभाग, सेना और पुलिस सेवा के इच्छुक युवाओं के लिए प्रशिक्षण का एक मतलब वो कार्यक्रम है। हमको इतना ध्यान रखना है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। 40 मिनट की वीडियो हो गई है। धन्यवाद।